अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टारगेट है डेफर टैक्स का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ऑटम 22 का। इसको हम हल करते हैं। इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, नोट ऑन टेक्स्ट बनाना है, रिकंसिलिएशन बनानी है, डेफर टैक्स लायबिलिटी, ओके। नोट ऑन टैक्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी और रिकंसिलिएशन डन हो गया। अगर हम करंट टैक्स डेफर टैक्स कैलकुलेट कर लें तो ज़ाहिर है उसी ने नोट में जाना है। रिकंसिलिएशन यानी कि डेफर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट टैक्स कंप्यूट, डेफर टैक्स, सिर्फ डेफर टैक्स कंप्यूट करना है, ओके। सिर्फ डेफर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और हमने नोट बनाना है और हमने रिकंसिलिएशन, तीन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तीनों को लिख लेते हैं। नोट, रिकंसिलिएशन और डेफर टैक्स, ये हमारी इस सवाल की तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अब मजे की बात है, उसने कहा सिर्फ डेफर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने। जब हम नोट ऑन टैक्स की बात करेंगे उस नोट में करंट टैक्स भी है, डेफर टैक्स भी है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 105। इसका मतलब मुझे डेफर टैक्स और करंट टैक्स दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं यहां से अपना शो करता हूं करंट टैक्स। करंट टैक्स पहली मेरी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कितना है जी? 105 मिलियन रुपीज इन मिलियन। ये हमारी पहली लाइन है, ये हमने इसको पढ़ लिया। 1 जुलाई 2020 पे पीएल एक्वायर्ड 1 जुलाई 20, ओके। हमने कब बनाना है? 31 दिसंबर 20 और 21। जो डेफर टैक्स कैलकुलेट करना है वो 20 और 21 के लिए है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 1 जुलाई 20, यानी कि इसमें हमारे पास 6 महीने 20 का डाटा है और अगला पूरा साल है। तो 1 जुलाई 2020 पे पीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 50 मिलियन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज 31 दिसंबर 20 एंड 21 आर 55-65 रिस्पेक्टिवली। पीएल फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पज। अंडर टैक्स लॉज डेप्रिसिएशन इज अलाउड। वो कहता है भाई जो भी एसेट है, मैं कहता हूँ इस पर डेप्रिसिएशन करो 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। फर्दर फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड इन ईयर ऑफ परचेज, ओके। इसका मतलब अगर मैं अपनी, ये मेरे पास आ जाएगा करंट टैक्स, यहां पे मैं डेफर टैक्स कर लेता हूं, यहां पे मैं कुछ और कर लूँगा। डेफर टैक्स सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ डेफर टैक्स की। पहले मैंने करना है 2020, देन मैं करूँगा 2021। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और यही नीचे आ जाएगा डेफर टैक्स, करंट टैक्स। यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, नोट ऑन टैक्स, कंपनी का नेम फॉर द ईयर एंडेड, रुपीज एंड मिलियन, करंट टैक्स फॉर द ईयर, प्रायर ईयर, डेफर टैक्स for the year
प्रायर ईयर, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट 3 पे, रिकन्सिलिएशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट, रेट, टैक्स, देन यहाँ पे आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा मैं इसको इसके साथ रिकनसाइल करूँगा। ये मैंने सारे फॉर्मेट्स बना लिए। अब मैं चीज़ों को पढ़ता जाऊँगा, उसकी वर्किंग करूँगा और उसने जहाँ जहाँ पे जाना है उसको वहाँ पे पुट कर दूँगा। तो उसने कहा जी 1 जुलाई 20 पे ये मेरी वर्किंग्स हैं। 1 जुलाई 20 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 50 की, 20 के एंड पे जो फेयर वैल्यू है वो है 55, 21 के एंड पे 65। ओके, जब हम आते हैं, मैं पहले अकाउंटिंग को हल कर लेता हूं। अकाउंटिंग में पहले साल 20 में मुझे गेन हुआ 5 का, 21 में मुझे गेन हुआ 10 का। नंबर 1। नंबर 2, मैं आता हूं टैक्स में। यहां पे कैरिंग अमाउंट्स भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 50 का एसेट आ रहा है, 5 का गेन आया, एसेट डेबिट गेन या लॉस क्रेडिट 55 हो गया। फिर 10 का एसेट डेबिट गेन या लॉस क्रेडिट यानी कि गेन क्रेडिट 65। ये मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। अब मैं आ जाता हूँ टैक्स बेस पे, टैक्स की कैलकुलेशन पे। उसने कहा 10% ऑन कॉस्ट, वो कॉस्ट को कह रहा है 10%। 20 में मैं डेप्रिसिएशन करूँगा 10%, ये आ गई 5। इसका मतलब 5 डेप्रिसिएशन 20 में है और 5 ही 21 में है। टैक्स बेस की बात करूं, जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले साल 50 माइनस 5 45, 20 में हो गया ये, और 40 21 में हो गया। तो यहाँ तक मैंने इसकी अकाउंटिंग की कैलकुलेशन भी कर ली, मैंने इसकी टैक्स की कैलकुलेशन भी कर ली। अब इन दोनों को पुट करते हैं। जब वो कह रहा है कि कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करो, इसका मतलब गेन को तो वो नहीं मान रहा। अब मैं करंट टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं 2021 का। अब सवाल ये था कि 20 का डेफर्ड टैक्स क्यों कैलकुलेट करते हैं भाई? 20 का डेफर्ड टैक्स या तो वो ओपनिंग बैलेंस दे देगा, अगर नहीं देगा तो डाटा देगा, आप वो कैलकुलेट करेंगे, वो आपके टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। करंट टैक्स मैं इस साल का कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा इसमें, एड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट रेट करंट टैक्स। गेन को नहीं मान रहा, 20 में 5 है, 21 में 10 है, मेरे पास 21 में ये प्रॉफिट में ऐड है, तो फेयर वैल्यू गेन में लेस कर दूंगा। पहली चीज आ गई ये। दूसरी चीज, मेरे पास इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी कैरिंग अमाउंट है 2020 में 55 और 21 में 65। ये सबसे मैं आइडियल अप्रोच बता रहा हूं आपको। आप एक चीज पढ़ें, उसके ऊपर सारी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट लगाएं, फिर उसी के ऊपर सारी टैक्स की ट्रीटमेंट लगाएं। अब इसमें से जिस चीज़ ने करंट टैक्स में जाना है वो ले गया, इस चीज़ इनमें से जिसने डेफर्ड टैक्स में जाना है वो ले गया। नंबर 1 55 65। नंबर 2, ये मैंने अकाउंटिंग कर लिया। टैक्स में उसने 20 में भी 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, 21 में भी 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो ये आ गया टैक्स डेप्रिसिएशन। मैं 21 का बना रहा हूं तो सिर्फ 21 का मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। 21 का जो फेयर वैल्यू गेन था, सॉरी ये 10 था,
P&L में आ गया। अब 21 में इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? इसकी कैरिंग अमाउंट है जी 45 और 21 में इसकी कैरिंग अमाउंट है 40। तो अगर आप देखें, मैंने इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हल किया, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हल किया। चूंकि उसने डेप्रिशिएट किया तो फेयर वैल्यू को नहीं मानता, 21 का गेन लॉस लेस हो गया। कैरिंग अमाउंट 55, कैरिंग अमाउंट 65, ये अकाउंटिंग खत्म हो गया। टैक्स में डेप्रिसिएशन 21 की 5 आई, वो लेस कर दी। कैरिंग अमाउंट 45 और 40 आ गया। ये मैंने दोनों यहाँ पे पंच कर लिए। तो हमारी जो पहली ट्रीटमेंट है वो हमारी आ गई और हमने उसको अकाउंट फॉर किया। हमने उसको जहाँ जहाँ पे जाना था वहाँ पे अकाउंट फॉर कर दिया। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट होगी। अब हम आते हैं आगे। ऑन 1 जनवरी 2021, इसका मतलब ये 21 में है। PL परचेज्ड अ लाइसेंस हैविंग इनडेफिनेट लाइफ फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट कॉस्ट ऑफ 116। इंटेंजिबल एसेट है जी एक, ये वर्किंग 2 हो गई। इंटेंजिबल एसेट है 116 का। कब खरीदा ये? 1 जनवरी 21, 1/1/21। डन हो गया। अपॉन पेमेंट PL रिकॉर्डेड फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑफ 16 मिलियन। जब इसने पे किया तो गेन कितना रिकॉर्ड किया है? 16 मिलियन। पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट और 16 से P&L भी क्रेडिट हो गया। गेन आ गया 16 का क्रेडिट। ये हो गया अकाउंटिंग का। नीचे कहता है अंडर टैक्स लॉज फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन पेमेंट आर एडेड। लो जी, वो कहता है गेन आया या लॉस है, आपने ऐड करना है या लेस करना है। अब देखें, गेन क्रेडिट होता है, एसेट की नेचर डेबिट है। ऐड करना है या डिडक्ट करना है फ्रॉम कॉस्ट से, वाइल एमोर्टाइजेशन इज अलाउड एट 10%। इसका मतलब इनडेफिनेट पीरियड है, एमोर्टाइज तो नहीं होगा और गेन 16 है। ओके, वो कहता है टैक्स में जो गेन या लॉस आएगा वो ऐड होगा या डिडक्ट होगा। एसेट डेबिट होता है, गेन क्रेडिट होता है। ऐड या लेस में से ये हो जाएगा लेस। फिर उसने कहा कि ये है ना 10% पर एनम 1/1/21 को 1 साल की अमोर्टाइजेशन होगी। 100 के ऊपर मैं इसको अमोर्टाइज करूंगा तो ये आ जाएगा 10 और कैरिंग अमाउंट इसकी बन जाएगी 10 माइनस मतलब 100 में से 10 90। अब इसको लेकर मैंने अकाउंटिंग और टैक्स का ट्रीटमेंट कर लिया। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग में। मेरे पास अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट आ रही है इंटेंजिबल एसेट की 116। नंबर 1 गेन 16 का रहा है, वो अगर ऐड लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो गेन को नहीं मान रहा। मैंने ऐड किया होगा, मैं 16 से ये गेन लेस कर दूंगा। नंबर 1, इसका मतलब यहां पे जो 2 चीजें थी, उसने करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में जाना तो वो मैं ले गया। अब मैं आ जाता हूं यहां पे मेरे पास एमोर्टाइजेशन है 10, ये उसने अलाउ की है और उसकी कैरिंग अमाउंट है 90। मेरी थी 116, उसकी है 90। इसका मतलब इस थर्ड एडजस्टमेंट में 116 का इंटेंजिबल एसेट था, 1/1/21 को आया, 16 मैंने गेन रिकॉर्ड किया था, मेरा अकाउंटिंग हो गई है। टैक्स में कहता है कि ये जो गेन है ये ऐड या डिडक्ट होगा, वो मैंने डिडक्ट कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने अमोर्टाइज कर दिया 10%। फिर 116 ले गया, वो 16 ले गया, 10 अमोर्टाइजेशन भी ले गया और उसकी कैरिंग अमाउंट भी मैं ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये एडजस्टमेंट, इसमें जिस चीज़ ने जहाँ जाना था वो वहाँ पे चली गई। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे। PL कमीशनड अ न्यू प्लांट। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 7 है। फोर्थ में हम आ गए। PL कमीशनड अ न्यू प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 210 मिलियन। प्लांट की कॉस्ट है 210 मिलियन विच बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 2021। ओके, 2021 1 जनवरी 2021 पे आई। 210 इसकी कॉस्ट है। पहले ये लिख लेते हैं। मेरे पास प्लांट है 1/1/21 पे आया 210 का। ओके, 1/1/21 210 का। PL आल्सो ऑब्लाइज टू इनका डीकमीशनिंग कॉस्ट भी है जी 40 मिलियन एट एंड ऑफ यूजफुल ऑफ 8 ईयर।
डी कमीशनिंग कॉस्ट है 48 साल के बाद। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट है 12%, रेट है 12%। ओके, ये हो गया अकाउंटिंग। टैक्स में क्या कहता है? डी कमीशनिंग कॉस्ट इज अलाउएबल डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये हमें पता है जब 8 साल होंगे, मैं आज प्रोविजन, मैं I-16 अप्लाई करूंगा, प्रोविजन बनेगी, इसको मैं अनवाइंड करता रहूंगा, जब ये 8 साल होंगे तब मैं पे करूंगा। वो कहता है भाई जब पे होगा उस वक्त डिडक्शन होगी। इसको वो डेप्रिशिएट कर रहा है 10% पर एनम पे। टैक्स वाला क्या कर रहा है? प्रोविजन को नहीं मान रहा और 10% डेप्रिशिएट कर रहा। सबसे पहले हम अपना अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं 1 + 0.1 - 8 40। 1.12 - 8 1.12 raised to power -8 into 40। ये हो गया 16.16। मुझे पता है इसकी एंट्री होनी है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इसका मतलब एसेट मेरे पास पहले है 210 जमा 16.16 226.16। ये एसेट की 1 जनवरी पे मेरे पास आ गई वैल्यू। 1 जनवरी पे मेरे पास आ गई वैल्यू। इसकी जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 226.16 डिवाइडेड बाई 8। 28.27 इसकी होगी डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं 226.16 माइनस 28.27 226.16 माइनस आंसर 197.99। कैरिंग अमाउंट आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई। एक चीज अभी यहां पे प्रोविजन है 16.16 पे मैंने इसको 12% पे रिकॉर्ड किया हुआ। तो साल के बाद 16.16 को अगर मैं 0.12 करूं तो ये मेरे पास बन रहा है 1.94। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1.94। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसका मतलब प्रोविजन मेरे पास पहले 16.16 जमा 1.94। 16.16 18.1 ये हो गई 18.1। ये अभी मेरा हुआ है अकाउंटिंग, क्योंकि I-16 में हमने पढ़ा है, इफ्रिक 1 में भी पढ़ा है कि हम एसेट जो उसमें डी कमीशनिंग कॉस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, उसको एसेट में ऐड करेंगे, एसेट अपडेटेड वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा। जो हमारे पास प्रोविजन है उसको हम अनवाइंड करेंगे, इंटरेस्ट आएगा, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट फाइनेंस कॉस्ट भी है। तो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई है, फाइनेंस कॉस्ट आ गई है, एसेट की WDV आ गई है, प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट आ गई। ये हमारा भी हुआ है टैक्स। अकाउंटिंग टैक्स में उसने कहा 10% डेप्रिसिएशन, इसका मतलब वो किसी प्रोविजन को नहीं मानता। 210 का 10% ये आ गया 21 डेप्रिसिएशन, 199 कैरिंग अमाउंट। मैंने इस एडजस्टमेंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी कर ली, मैंने इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट भी कर ली। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग पे आ जाता हूँ। कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट कितनी है जी? 197 और ये 2021 है 197.89 नंबर 1। ये मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 28.17
27 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये भी मैंने कर ली। फाइनेंस कॉस्ट आ गई 1.94, ये भी मैंने, क्योंकि इसको तो मान ही नहीं रहा ना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मानता है। फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन में P&L में ले गया, ये कैरिंग अमाउंट में बैलेंस शीट में ले गया, प्रोविजन भी 18.1 आ जाएगी बैलेंस शीट में। टैक्स में उसने क्या किया है, उसने 21 की डेप्रिसिएशन की है, 21 में यहाँ पे ले आऊँगा टैक्स डेप्रिसिएशन, और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 199, यहाँ पे 199 प्रोविजन को वो नहीं मानता वो पेमेंट के ऊपर मानेगा, तो यहाँ पे उसका जो आंसर आ गया वो है नील जी। ये हमारी हो गई चौथी एडजस्टमेंट। पांचवी एडजस्टमेंट में चलते हैं। वो कहता है जी ऑन 1 मई 2021 PL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर 75 मिलियन। इन अक्टूबर 21 डिविडेंड 8 मिलियन का रिसीव हुआ ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। एज एट 31 दिसंबर PL रिकॉर्डेड 5 मिलियन एज गेन, ओके, जो के OCA में ले जाया गया। अंडर टैक्स लॉस गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, पहले हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि अकाउंटिंग में क्या होना है, फिर हम का देख लेंगे इसका टैक्स में। 1 मई 21 को 1/5/21 को एक्वायर्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 75 का। अक्टूबर 21 में, इन अक्टूबर 21 में डिविडेंड आया 8 का। 31 दिसंबर 21 में इसने 15 मिलियन का गेन OCI में 15 मिलियन का गेन इसने रिकॉर्ड किया। बस ये अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल एसेट 75 का है, 8 मिलियन का डिविडेंड है, 15 मिलियन का गेन है। टैक्स में कहता है कि गेन इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल, इसका मतलब वो गेन को नहीं मान रहा, और डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, गेन को नहीं मान रहा, गेन पेमेंट के ऊपर है और डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, ये टैक्स वाला कह रहा है। ओके, अब मैंने इन दोनों को देख लिया। फाइनेंशियल एसेट है 75 का, मेरे पास गेन आया, तो क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट OCA क्रेडिट। तो एसेट मेरे पास आ जाएगा 90 का, एसेट डेबिट फाइनेंशियल एसेट 90 का। वो गेन को नहीं मान रहा, इसका मतलब उसने गेन को नहीं रिकॉर्ड किया, उसकी बुक्स में ये 75 ही है। ये 75 और 15 नंबर 1। डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, मैंने इनकम बनाई होगी, मैं डिविडेंड को 8 लेस करूंगा, और ये है परमानेंट डिफरेंस, ये रिकंसिलिएशन में भी आएगा। डिविडेंड 8 इंटू इसका आंसर होगा लेस, डिविडेंड 8 जो भी होगा, ये इनकम में से मैंने लेस कर दिया डिविडेंड, और चूंकि ये एग्जेम्प्ट है, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये रिकंसिलिएशन में भी आएगा। गेन नहीं माना, मैंने लेस कर दिया, डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, उधर से लेस कर दिया, ये रिकंसिलिएशन में भी आ जाएगा। एसेट 90 का हो गया और OCI 15 का। OCI की फिगर मैं कहीं पे हाईलाइट कर लेता हूं, OCI 15 का, इस पे लगा लेता हूं क्वेश्चन मार्क, ये हम बाद में इसको देखेंगे। तो हमारा ये फाइनेंशियल एसेट की ट्रीटमेंट हर जगह पे हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं 6th पे। 7th पे तो रेट है, इसका मतलब हमारी ये आखिरी एडजस्टमेंट है। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑन अदर आइटम अमाउंटिंग टू 30 मिलियन, 2020 में 39 मिलियन। ओके, these differences have arisen due to
आइटम टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। पहले इसका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 20 में कितने हैं 39। पहले हम लिख लेते हैं जी अदर आइटम, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ओके, और 21 में है 30 के अदर आइटम। सवाल ये है, वो कहता है ये अराइज हुआ क्योंकि हम इसको प्रॉफिट कुछ चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए। अब जो हमने कल पढ़ा कि जब टेम्परेरी डिफरेंस आया, एसेट की अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन थी 40 और टैक्स की थी 60, जिसकी वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट हो गई थी कितनी। मैं यहाँ पे वो सिनेरियो लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाए समझने के लिए। डेप्रिसिएशन की बात करें, अकाउंटिंग में चार्ज हुई 40, टैक्स में चार्ज हुई 60, इसकी वजह से अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट बनी 80, चलें 80 लिख लेते हैं, यहाँ पे बनी 60, तो 20 आ गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये जब P&L में गया यानी कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया, इसका मतलब यहाँ पे डेफर टैक्स एक्सपेंस बनेगा। P&L में क्या हुआ 40 ऐड हुआ 60 लेस हुआ, इसका मतलब यहाँ पे करंट टैक्स कम होगा, कम हुआ है। यानी कि एक चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ, मैंने डेप्रिसिएशन की 40 उसने की 60, मेरी कैरिंग अमाउंट है 80 उसकी है 60, इस डिफरेंस की वजह से मेरा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया, जिसकी वजह से एक्सपेंस होगा। यहां पे नहीं, ये तो कम हो जाएगा। जब यहां पे एक्सपेंस आया, यहां पे एक्सपेंस कम हुआ, इसका मतलब जब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, एक्सपेंस डेफर टैक्स का बढ़ेगा, करंट टैक्स का कम होगा। यहां पे क्या हुआ, पिछले साल में 39 था, इस साल में 30, यहां पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कम हुआ। ये कम हुआ तो एक्सपेंस कम हुआ, टैक्स बढ़ेगा डिफरेंस से। अदर आइटम, ये लॉजिक, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया तो एक्सपेंस बढ़ा, ये एक्सपेंस कम हुआ। अगर ये कम हो तो जाहिर सी बात है ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, उसके लिए मुझे इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे टैक्स रेट है, एक है इस साल का है 35, इस साल का है जी 35, इसका मतलब यहाँ पे मैं रेट लगाऊंगा 35, यहाँ पे भी मैं रेट लगाऊंगा 35, ओके। रेट चेंज आ गया, रेट चेंज में क्या हुआ है, रेट बढ़ा है, तो रेट चेंज की वजह से मेरा रिकन्सिलेशन में भी इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ पे भी मैं रेट चेंज लिख लेता हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को क्यों लिखा है वो भी आगे क्लियर हो जाएगा, ओके। हमने सारा सवाल पढ़ लिया। हम सबसे पहले अपना क्लोज करते हैं करंट टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट देखते हैं जी कितना है, 105 जमा 28.27 जमा 1.94 जमा 9 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 21 माइनस 8, 74.21 आ गया जी ये। इसके साथ मैंने लगाऊंगा 35% रेट, 25.97,
25.97 करंट टैक्स आ गया 25.97। ओके, ये मेरे पास आ गया करंट टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 10, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 49, 35% रेट है, 49 इंटू 35 17.15। अब चूंकि नहीं, ये तो 20 है ना, 20 में रेट 32% था भाई, 49 पे मैं लगाऊंगा 15.68। मैं यहीं पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाता हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैं बना रहा हूं 2021 का, तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का हो जाएगा ओपनिंग 15.68। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरा एसेट है 25, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। इंटेंजिबल एसेट भी, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। प्लांट भी, एसेट की कैरिंग अमाउंट ही ज़्यादा है, नहीं कम है, 199। $210 में से मैंने 21 माइनस करना है, सॉरी ये 189 बनता है, 189। वही मेरे, मैं कह रहा था कम होनी चाहिए। 197.89 माइनस 189, 8.89, 18.1। ये लाइबिलिटी है, प्रोविजन ज़्यादा है। फिर फाइनेंशियल एसेट 15 और अदर आइटम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। ये हमारे पास आ गया। नेट देख लेते हैं, 25 जमा 26 जमा 8.89 माइनस 18.1 प्लस 15 प्लस 30, 86.79। ये आ गया 86.79। इस पे मैं लगाऊंगा 35%, 30.38। ये इस साल का है 30.38। तो हमने क्या कर लिया, हमने करंट टैक्स 21 का क्लोज कर लिया, हमने डेफर्ड टैक्स 20 का क्लोज कर लिया, हमने डेफर्ड टैक्स 21 का क्लोज कर लिया। ये करंट टैक्स में यहाँ पे ले आए। हमने पूरे सवाल में देखा है जो करंट टैक्स प्रायर पीरियड तो कोई भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिन चीज़ों ने रिकन्सिलेशन में जाना है, अभी तक मेरे पास 2 चीज़ें हैं जिनको मैं लिख चुका हूँ। रेट बढ़ा है तो इसका जो आंसर है 3% से बढ़ेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था, 105, रेट इस दफ़ा का 35, 105 इंटू 36.75। नीचे टैक्स एक्सपेंस अभी हमारे पास नहीं आया, रिकन्सिलेशन नहीं कर सकते। टैक्स एक्सपेंस कैसे आएगा, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। अब मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। सबसे पहले जो रेट चेंज है, ये मेरे पास 32% पे आ रहा है, ये 35% पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हल करूँगा, 15.65 ओवर 32% इंटू 35%। 15.68 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 35, 17.15 माइनस 1.47। ये रेट चेंज की वजह से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, रेट चेंज की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, रेट चेंज की वजह से ये क्या है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। 1.47 आ गया, 1.47 से एक्सपेंस बढ़ना चाहिए। ओके, डिविडेंड का क्या था,
डिविडेंड एग्जैम्प्ट थी, ओके। इसका मतलब 8 के ऊपर मैं 35% लगाऊंगा, 2.8 कम होना चाहिए, राइट। दो चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, रेट चेंज, मैंने यहाँ पे रेट चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे रेट चेंज कर दिया। OCI आपका जो डेफर्ड टैक्स है उसमें एक ऐसा आइटम शामिल है जिसपे OCI की फिगर की वजह से डेफर्ड टैक्स आया। हम क्या करते हैं, एसेट में ऐड करके डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो सरप्लस होता है सरप्लस को भी हम डेफर्ड टैक्स से गुजारते हैं। अगर मैं 15 के ऊपर 35% लगाऊं तो ये 5.25 बनता है। एंट्री क्या होनी चाहिए, मेरा जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है OCI 5.25, यानी कि हम क्या करते हैं, जो सरप्लस होगा उस पे हम डेफर्ड टैक्स लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो एसेट में शामिल है जिसकी वजह से हमारा डेफर्ड टैक्स में बैलेंस बढ़ जाता है। हम उस सरप्लस के ऊपर रेट लगाते हैं ताकि रिजर्व नेट हो जाए। यहाँ पे जो बढ़ा वहाँ पे, यहाँ पे यानी कि बढ़ने से हमने डेफर्ड टैक्स लगाया, वहाँ पे बढ़ने पे भी हमने डेफर्ड टैक्स लगाया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेट हो जाएंगे। 5.25 आ गया, 30.38 माइनस 15.68 माइनस 1.47 माइनस 5.25 7.98। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, OCI डेबिट 5.25 OCI, बैलेंसिंग फिगर है 7.98। हमें पता है ये दोनों मिल के डेफर्ड टैक्स में जाती हैं, दोनों मिल के। रेट चेंज भी डेफर्ड टैक्स है प्रायर ईयर का, चले अलग अलग लिख लेते हैं। 7.98 1.47, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। 25.97 जमा 1.47 जमा 7.98 हो गया 35.42। वैसे इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए, फिर टोटल करना चाहिए 35.42। अब ये फिगर मेरे पास आ गई 35.42। मैंने 36.75 को यहाँ पे लेकर आना, मैं देखता हूँ क्या ये टैली होता है। 36.75 प्लस 1.47 माइनस 2.8 35.42, ये भी टैली हो रहा है। तो इस सवाल में हमने नोट बनाया, हमने रिकन्सिलेशन किया है, हमने करंट टैक्स बनाया है, हमने डेफर्ड टैक्स किया है, हमने हर चीज़ को पढ़ा, उसको समझा, अकाउंटिंग टैक्स का ट्रीटमेंट अलग अलग किया, देन हमने उसको हर जगह पे पोस्ट किया। रेट चेंज यहाँ पे आया, डिविडेंड एग्जैम्प्ट थी, और यहाँ पे OCI का एलिमेंट भी था जिस पर मैंने टैक्स लगा के उसकी डबल एंट्री की और उसको पोस्ट कर दिया। तो इसके साथ जो हमारा इस दफ़ा का रिसेंट तरीन सवाल आइटम 22 का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चले जी, ये कैमरामैन सब कुछ करना चाह रहे हैं, ये करेंगे, और मैं अपनी चीज़ें पकड़ लेता हूँ। आप इसको फिर ये जो व्यू करवा के इसको फिर बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी।